आज की हमारी क्लास में राष्ट्रीय नेताओं के अंतर्गत चर्चा होगी। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब नाम से प्रसिद्ध हैं और आपको पता होगा इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का कौटिल्य तो किनको कहा गया है, पहले चर्चा कर चुके हैं हम। आधुनिक भारत का कौटिल्य गड़बड़ हो गई, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु कहा गया है किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन के ये वो नेता हैं जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सर्वाधिक शिक्षित, यानी सबसे ज्यादा डिग्रियां एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इनके पास थी, तो सबसे ज्यादा शिक्षित थे। मूलतः अर्थशास्त्री ये थे। एक बात ध्यान रखना, मूल रूप से इनकी शिक्षा का विषय था वो अर्थशास्त्री था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने पीएचडी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट में ही की थी। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इनका जो थीसिस का विषय था, लेकिन आगे चलकर फिर क्योंकि फील्ड बदल गया, राजनीति हो गया, क्योंकि ये विधिवेता भी थे, वकील भी थे, तो इस रूप में तो पहली बात मूल रूप से अर्थशास्त्री थे ये, ठीक है। राजनेता थे ही, राजनीति में, ठीक है। समाज सुधारक भी थे, क्योंकि सामाजिक आंदोलन एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक समय में सामाजिक न्याय के लिए सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो समाज सुधारक, ठीक है, समाज सुधारक भी थे, राजनेता भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, विधिवेता थे ही थे, ये हमें पता है। तो राजनेता और विधिवेता एक बात एक साथ ले सकते हैं, बाकी अलग भी। विधिवेता ये सब कुछ थे एक प्रकार से, ठीक है। पत्रकार आदि सब बातें हम इनके संदर्भ में कौन कौन सी जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं, कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, इनके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। तो इनके बारे में नाम यानी चर्चा करें उससे पहले हम इस संदर्भ में बात करें। ये जो इनका नाम भीमराव है, इनकी माताजी का नाम था भीमा। प्राय हम नाम देखते हैं पितृसत्तात्मक में पिता का नाम, यहां भीमा इनकी माताजी का नाम है। अंबेडकर अंबावाड़ी इनके गांव के नाम पर है, अभी चर्चा करेंगे हम जब भी प्रसंग आएगा। एक प्रकार से इस प्रकार के व्यक्तित्व है कि बौद्धिक क्षमता, हालांकि अभी आप ये कहोगे कि बौद्धिक क्षमता का आयाम क्या है, आयाम इनकी डिग्रियों से पता लगा सकते हैं हम कि उस समय में ये सब डिग्रियां इनके पास। आज तो हम हमारे लिए थीसिस किसी भी प्रकार का रिसर्च यानी रिसर्च के लिए इन्होंने बहुत मेहनत भी की है इन चीजों में। आगे वर्तमान में पीएचडी शायद मेरे ख्याल से उतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि इनके समय में था। तो ये चीजें काफी, और हर क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करना, एमएससी भी थे, एमए भी थे, पीएचडी हैं, विधिवेता हैं, तो अपने आप में बड़ी बात थी, ठीक है। फिर योगदान के मामले में इस बात से अंदाज लगा लो कि वर्तमान भारत की बाइबिल यानी संविधान, वर्तमान भारत की गीता यानी संविधान, उस संविधान का पूरा प्रारूप ड्राफ्ट वो तैयार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। चलो खैर, अब इनके बारे में पहले आगे चर्चा करें उससे पहले जीवन परिचय। जीवन परिचय के क्रम में इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की मऊ छावनी, तो मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। मऊ छावनी में इसलिए हुआ कि इनके पिताजी रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना कि पिता का नाम क्या था?
रामजी सकपाल जो सेना में सूबेदार था। पिता रामजी सकपाल जो सेना में सूबेदार थे। तो मूल रूप से उस समय सेना, ये एमपी में इस मऊ छावनी में इनकी ड्यूटी थी, पोस्टिंग थी। बाकी ये मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी के थे, और रत्नागिरी का गांव था जिसका नाम था अंबवड़े। इस प्रकार से गांव का नाम था अंबवड़े। इस अंबवड़े गांव के कारण इनका नाम अंबेडकर पड़ता है। तो अंबवड़े गांव महाराष्ट्र रत्नागिरी में था, ठीक है। तो मूलतः कहां के? महाराष्ट्र के, लेकिन इनका जन्म कहां हुआ है? मध्य प्रदेश में, मऊ में। यह बात भी ध्यान रखनी है, यह इनके गांव का नाम है, ठीक है। माता का नाम भीमाबाई, क्योंकि माता के नाम पर ही इनका नाम है तो याद भी रह जाएगा। माता का नाम, पिता का नाम तो है रामजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई, ठीक है। देखो, इनकी शिक्षा के क्रम में बात करें तो सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई सतारा में। यह बात भी ध्यान रखनी है आपको कि सबसे पहले इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत, प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत है वो हुई है सतारा में, ठीक है। सतारा में से इनकी शिक्षा की शुरुआत हुई है। उसके बाद में बंबई में, बंबई में पहले एल्फिंस्टन स्कूल और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई, ठीक है। तो यह बात भी ध्यान रखना, एक तो सतारा की जो गवर्नमेंट स्कूल थी, तो सतारा में प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई है। फिर प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई है? एल्फिंस्टन स्कूल और एल्फिंस्टन कॉलेज। ये कहां है? बंबई में, बंबई में, ठीक है। फिर आगे की पढ़ाई के लिए ये चले गए अमेरिका, और अमेरिका छात्रवृत्ति, उस समय गायकवाड़, सयाजी गायकवाड़ की ओर से इनको छात्रवृत्ति मिली। उस छात्रवृत्ति को प्राप्त करके ये अमेरिका चले गए, और अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और पीएचडी, ठीक है, एमए पीएचडी की है कोलंबिया विश्वविद्यालय से। यह बात ध्यान रखना है। पीएचडी का विषय क्या था? अर्थशास्त्र। और इनका जो शोध, ये बात भी ध्यान रखना किस विषय पर की, तो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ये इनकी पुस्तक है। प्राय हमारे लिए इनकी, हम जितने भी पुस्तकों की चर्चा करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही होगी। तो ये बात यहां शायद हो सकता है आपके नोट्स में जब मैं लिखवा रहा था कैसे नहीं लिखी पता नहीं है, तो ये बात भी ध्यान रखना है कि इन्होंने पीएचडी, आगे हम जब पुस्तकों की चर्चा करेंगे वहां चर्चा कर लेंगे ये, लेकिन किस विषय पर की? प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इस विषय पर इन्होंने पीएचडी की है। तो एमए और पीएचडी का इनका विषय था अर्थशास्त्र। तो मूलतः इनकी जो उच्च शिक्षा है वो अर्थशास्त्र विषय से थी। अगर ये बात पूछें कि इनकी पीएचडी का विषय क्या था, कौन सा सब्जेक्ट था, तो अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में भी किस चीज का विषय क्या है? प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। फिर उसके बाद में इंग्लैंड में लंदन विश्वविद्यालय से, लंदन विश्वविद्यालय से, इंग्लैंड से एमएससी और विधि स्नातक यानी वकालत की शिक्षा ग्रहण की है। ये कहां से? लंदन विश्वविद्यालय से। तो आपको मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है कि इन पीएचडी किस विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम
कोलंबिया विश्वविद्यालय से। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एल्फिंस्टन स्कूल की बात भी पूछी जा सकती है, सतारा की भी पूछी जा सकती है इनके संदर्भ में। तो ये बात भी, बाकी व्यक्तियों की हम शायद प्रारंभिक शिक्षा या शिक्षा के संदर्भ में अगर नहीं याद करें तो भी चल जाएगा, इनके संदर्भ में पूछ सकते हैं ये बातें, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसकी छात्रवृत्ति या कौन सी छात्रवृत्ति? सयाजी गायकवाड़ जो बड़ौदा के शासक थे, उनसे छात्रवृत्ति प्राप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त की है इन्होंने, विदेशों में शिक्षा प्राप्त की है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक शिक्षित नेता थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर 3 महापुरुषों को अपना गुरु मानते थे। तो 3 कौन कौन से महापुरुष थे? एक महात्मा बुद्ध, ये बात भी ध्यान रखना, इन्होंने 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना है। एक तो महात्मा बुद्ध को, दूसरा कबीर को, और तीसरा ज्योतिबा फूले को। ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो कर्म इन्होंने महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, क्योंकि देखो महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा का विरोध किया था, कबीर ने सांप्रदायिक सद्भावना पर बल दिया और जाति प्रथा का इन्होंने भी विरोध किया। और ये तो एक यानी इनका जो आंदोलन था वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दलित उद्धार के लिए ही था। तो ये इन तीनों को इन्होंने अपना गुरु माना है। फिर जो डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है अस्पृश्यता से संबंधित शूद्र कौन, वो पूछ भी सकते हैं किन को समर्पित है, तो इनके तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले को ही समर्पित है। आगे चर्चा भी करेंगे हम जब पुस्तकों की बात आएगी तब, ठीक है। चलो खैर आगे बात करें। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब ये बड़ौदा के गायकवाड़ की छात्रवृत्ति के आधार पर गए थे इंग्लैंड, तो वो छात्रवृत्ति इस शर्त पर दी जाती थी कि जो भी बड़ौदा राज्य की इस छात्रवृत्ति से अध्ययन करेगा वो बड़ौदा राज्य में अपनी सेवाएं देगा, अर्थात जो नौकरी है वो बड़ौदा राज्य में करेगा। तो परिणामतः डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा राज्य में सैनिक सचिव के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है, डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारंभ में शिक्षा प्राप्ति के बाद बड़ौदा राज्य में सैनिक सचिव के रूप में कार्य किया है। अब डॉक्टर अंबेडकर ने कई संस्थाओं की स्थापना की थी, तो हम उन संस्थाओं की चर्चा करें, कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की थी, जिनमें एक जो प्रमुख संस्थाएं हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना की 1924 में। इसे कोष्टक में लिख लेना, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन या बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है। दूसरा फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, डिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, ठीक है। स्वतंत्र मजदूर पार्टी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, और ये 1942 में है, इसका सन पूछ सकते हैं आपसे, 1942, ठीक है। हिंदी में भी साथ में लिखोगे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। उसके बाद में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी,
पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी 1946। ठीक है, ये कुछ संस्थाएं हैं, सॉरी 45 नहीं है इसमें, 45। ठीक है, देखो नाम तो आपको सबके याद करने हैं। सन आपको एक तो बहिष्कृत हितकारिणी की और एक ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, इन दो की सन याद करनी है आपको। सबकी याद हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मूल रूप से आपको पहला प्रयास यही करना है कि इन दो की सन आपको कि इनकी स्थापना कब की है। ठीक है, तो एक की बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना तो कब की है, 24 में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट इस फेडरेशन की कब की है, उल्टा 24 में। ये कोइंसिडेंस है, इसलिए नहीं कि साहब उल्टो है इसलिए याद करवा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है इसलिए। ये ध्यान तो मैंने अब दिया है, ये तो अब दिया है कि भाई ये 24 है और ये उल्टा 24 है, ये ध्यान। ठीक है, तो आपको याद करना है, अच्छी बात है, याद हो रहा है। तो अगर एक ये याद कर लिया तो ये फिर याद हो जाएगा अपने आप ही। और प्राय अगर आपसे सन से संबंधित बात पूछेंगे इनमें से, तो इन दो की पूछेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, शायद याद रह जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो आगे बात करें हम। इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। अब देखो, आंदोलनों में मैं पहले कह चुका हूं कि सामाजिक सुधार के लिए, सॉरी सामाजिक न्याय के लिए आधुनिक समय में सबसे पहले इन्होंने आंदोलन चलाया। एक तालाब से पानी भरने के मुद्दे को लेकर। ठीक है, तो पहले आप नाम लिख लो, ये किस जाति के थे, महार जाति के। देखो पहले इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों की बात करें हम, आंदोलन यानी सामाजिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक आंदोलनों में यह बात भी आपको ध्यान रखना है कि ये महार जाति से संबंधित थे, और महार जाति को उस समय अस्पृश्य माना जाता था। तो परिणाम तब भेदभाव के बहुत ज्यादा शिकार थे, या महार जाति बहुत ज्यादा शिकार थी। तालाब से पानी भी, सार्वजनिक तालाब से पानी भी नहीं भरने दिया जाता था। तो इस हेतु उन्होंने एक चोबदार तालाब का आंदोलन चलाया, और उसको बोलते हैं महार या महाड़ सत्याग्रह। महार कई बार नाम आ जाता है, महाड़ सत्याग्रह है। ठीक है, इसमें आपको मोस्टली सबसे ज्यादा पूछने वाली बात होगी सन, ये कब शुरू किया गया था। तो आपको याद हो जाएगा महार सत्याग्रह कब है, 27 में, 1927 में। और कोलाबा महाराष्ट्र की बात है, 1927 में चोबदार तालाब से पानी भरने के मुद्दे को लेकर यह सत्याग्रह चलाया गया है। और ये जो महाड़, इसको महार जाति है, और महाड़ एक प्रकार से क्षेत्र, जगह का नाम भी है। तो उसको लेकर ये चोबदार तालाब में पानी भरने को लेकर कहां, कोलाबा महाराष्ट्र में ये आंदोलन चलाया है। ठीक है, तो आपको इस आंदोलन में जो चोबदार तालाब से पानी भरने से संबंधित है, इसमें आपको इतनी बात पूछी जाएगी कि यह आंदोलन कब चलाया गया था, 1927 में। किसके नेतृत्व में हुआ है, तो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में। ये तो बात ही हम अंबेडकर की कर रहे हैं, तो आपकी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर महार नाम आएगा, महार जाति से संबंधित है, तो आपके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके बाद में दूसरा जो इनका आंदोलन है, पार्वती मंदिर सत्याग्रह है, अगले ही वर्ष है। पार्वती मंदिर सत्याग्रह है, ठीक है, अगले वर्ष यानी 28 में, ये 27 में है, तो ये 1928 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये कहां चला, पूना में। पार्वती मंदिर सत्याग्रह है वो पूना में, ये बात भी, जगह का भी ध्यान रखना है। मंदिर में प्रवेश को लेकर कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो उसको लेकर ये आंदोलन चलाया इन्होंने। तीसरा, कालीराम मंदिर सत्याग्रह, ये थोड़ा
5-7 साल चला कालीराम मंदिर सत्याग्रह। कब? 1930 से 1935 तक। तो इसलिए पहली बात तो ये देखो, इनमें आपको तीनों की सन याद करनी है, 27, 28, 30। ठीक है, 27, 28, 30 ये बात याद रखनी है। ये 30 से 35 तक इसमें मंदिर में प्रवेश के लिए ही हैं ये दोनों। और जब 1935 में जाकर पुजारियों ने ये बात स्वीकार कर ली कि ठीक है भाई मंदिर में दलित प्रवेश कर सकते हैं, तो तब जाकर ये आंदोलन समाप्त हुआ। और ये कहां हुआ है? देखो, ये कोलाबा महाराष्ट्र में, ये पूना में, ये जो कालीराम वाला है वो कहां हुआ है? नासिक में, ये नासिक में। तो तीनों की जगह अलग अलग है, तो जगह आपको याद करनी होगी इनमें। दोबारा एक बार देखो पहले कि महार सत्याग्रह ये तो कहां हुआ था? कोलाबा महाराष्ट्र में। ठीक है, पार्वती मंदिर सत्याग्रह कहां हुआ है? पूना में। ठीक है, और वो 27 में था, ये 28 में है। कालीराम मंदिर सत्याग्रह 30 से 35 और नासिक में हुआ है। तीनों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में जो सामाजिक समरसता के लिए आंदोलन चलाए गए उसकी बात। अच्छा देखो, ये इसलिए महार सत्याग्रह इसलिए प्रसिद्ध है कि सामाजिक न्याय के लिए चलाया गया पहला आंदोलन है। ये आधुनिक भारत का पहला आंदोलन है, महार या महाड़ सत्याग्रह है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। तो ये इनके आंदोलनों के संदर्भ में बात हुई। अब हम बात करें, इन्होंने अपने आंदोलनों के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। तो आप कुछ समाचार पत्रों के नाम लिख लो, जिनमें सबसे पहला नंबर 1 मूक नायक। मूक नायक की सन याद करनी होगी आपको 1920। 1920 में इन्होंने मूक नायक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। ठीक है, दलितों की आवाज उठाने के लिए। फिर उसके बाद में बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, भारत 1927 में बहिष्कृत भारत। ठीक है, फिर तीसरा समाचार पत्र देखो, तीसरा दो लगातार एक साथ ही हैं, दो। तो एक तो जनता और एक समता 1930 में, एक जनता एक समता, दोनों के दोनों, ये भी 1930 में, ये भी 1930 में। देखो मुख्य रूप से आपको सन इसकी याद करनी है। अगर ये 30 याद नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सन याद करनी है। फिर कई बार क्या बहिष्कृत भारत की भी पूछ लेते हैं, तो ये दो भी, इनकी चाहे अगर नहीं याद हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद में प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत, आपको कुछ ये प्रबुद्ध भारत नाम लेते कुछ याद आ रहा है क्या? प्रबुद्ध भारत नाम का समाचार पत्र स्वामी विवेकानंद ने भी प्रकाशित किया था। तो अब आपको ध्यान रखना, प्रबुद्ध भारत या तो आपके स्वामी विवेकानंद ऑप्शन में होगा या डॉक्टर अंबेडकर होगा, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां पर साथ में ये बात भी ध्यान रखोगे कि इसी नाम से, प्रबुद्ध भारत नाम से स्वामी विवेकानंद ने भी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ये बात ध्यान रखनी है। खैर आपको पहले से शायद पता है इस बात का, हाँ, साथ में टेली करते जाओगे। कोई अगर ऐसी चीज जो आपकी पहली पढ़ी हुई है, याद आ रही है, कोई नहीं आ रही है, सुनी है तो कटे सुनी है, ऐसा। आगे बढ़े, चलो अब इनकी पुस्तकों की चर्चा करें। देखो पुस्तकों में, ये तो नोट कर लिए ना समाचार पत्र, क्या चीज? ये 1955 में, 55 में होनी चाहिए, देख लेते हूं फिर भी, हाँ 1955 ही है, ये 1955, काफी विलंब से 1955 में प्रबुद्ध भारत। हाँ, सन आपको मोस्टली इन दो की सन याद करनी है। पहले की तो देखो याद होनी चाहिए, पहला समाचार पत्र है उनका जो मूक नायक, उसकी तो याद होनी है आपको। ठीक है, उसके बाद में ये भी याद कर सकते हो।
अब आगे चर्चा करें इनकी पुस्तकों की चर्चा। पुस्तक कौन कौन सी है? तो एक तो अभी थोड़ी देर पहले हमने नाम कहा था, अभी एक नाम लिया ही था, शूद्र कौन। शूद्र कौन, ठीक है, एक पुस्तक तो ये थी जिसकी शूद्र कौन। ये ध्यान रखना, इसमें केवल इतना नहीं पूछते हैं कि ये पुस्तक इनकी है या कौन सी पुस्तक है, कौन सी इनकी नहीं है, ये भी पूछते हैं कि ये किसको समर्पित है। तो ज्योतिबा फूले को समर्पित है, ठीक है। तीन गुरु हैं, तीनों गुरु के नाम याद है, उन्होंने तीन व्यक्तियों को अपना गुरु माना है, महात्मा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले को यह पुस्तक समर्पित है। एक बात तो यह ध्यान रखना, एक पुस्तक शूद्र कौन। दूसरी देखो, मैं सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण वही लिखवा दूं, प्रॉब्लम ऑफ मनी। प्रॉब्लम ऑफ मनी, सो रुपीज, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। और इसी विषय पर इन्होंने पीएचडी की थी, यह बात ध्यान रखना है। इसी विषय पर इन्होंने पीएचडी की है, यह बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में अगली पुस्तक के रूप में वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा, ठीक है। और एक भारत विभाजन से संबंधित पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखो एक बात, इसकी सन पूछ सकते हैं आपसे, क्यों? क्योंकि देखो यहां आपको इसलिए पूछ सकते हैं कि यह पुस्तक कब लिखी है, 1940 में, जबकि मुस्लिम लीग इस पुस्तक के बाद में यह प्रस्ताव जो जिन्ना की अध्यक्षता में, तो यह अपने आप में बड़ी बात है कि इस पुस्तक की रचना इन्होंने कब की है, 1940 में। पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन पुस्तकों के नाम शायद आपने लिख लिए होंगे, लिख लो। शूद्र कौन, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, वेटिंग फॉर वीजा, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये लिखना है। अब देखो कुछ बातें जो इनके संदर्भ में आपको याद करनी है। पहली बात क्या चीज, वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग फॉर वीजा, ये वे है, वेटिंग, WAITING, वेटिंग फॉर वीजा। चलो खैर, अब देखो कि साइमन कमीशन आया 1928 में भारत में, तो शायद जब हम चर्चा, शायद क्या, ये तो निश्चित ही है, चर्चा की है कि साइमन कमीशन का समर्थन करने वालों में, जैसे शायद मैंने बताया था आपको, 3.5 पार्टियों ने समर्थन किया था, कि जिनमें मद्रास की जस्टिस पार्टी है, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी है, और डॉक्टर अंबेडकर की डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है, ठीक है। इन्होंने साइमन कमीशन का, और आदि पार्टी कौन सी थी, मुस्लिम लीग का सफी गुट, दो गुट थे ना, जिन्ना गुट ने तो विरोध किया था, सफी गुट ने समर्थन किया था साइमन कमीशन का, तो इन्होंने समर्थन किया था साइमन कमीशन का, ठीक है। यह बात ध्यान रखनी है, डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, क्योंकि साइमन कमीशन ने इनकी जो बातें थी वो मान ली थी। तो परिणाम तय है साइमन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर, यानी साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। यह बात भी ध्यान रखना, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था इन्होंने, साइमन कमीशन का समर्थन किया है, उसके आधार पर जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं उन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था 30, 31 और 32 में। यह चर्चा हम पहले कर चुके हैं, आपको शायद याद होगी, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग भी लिया था इन्होंने। फिर जब गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया
तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भी यानी गांधी जी ने भी भाग लिया था। वहां पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व के मुद्दे को लेकर वो विफल हो गया था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में किसी प्रकार का तालमेल नहीं बैठ पाया। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर के प्रभाव के कारण वहां की सरकार ने एक तरफा निर्णय देते हुए क्या किया था, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को, बात हुई थी अपनी 16 अगस्त 1932, बताया भी था मैंने, देखो 16, 8, 32 इस प्रकार से ऐसा कुछ बताया था आपको याद करने के लिए। याद है कि नहीं है अभी तक, भूल गए? हाँ, कम्युनल अवार्ड की, सांप्रदायिक पंचाट की, कि देखो 32 बिकादा 16 बिकादा 8। तो उसमें क्या हुआ था, हरिजनों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था डॉक्टर अंबेडकर के कारण, और उसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था पूना में, यरवदा जेल में। परिणाम था डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे हम बोलते हैं पूना पैक्ट। बात हुई थी ऐसी 1932 में, सितंबर 1932 में। 24 सितंबर को वो समझौता होता है। 26 सितंबर को फिर गांधी जी आमरण अनशन तोड़ते हैं, क्योंकि जो उसमें पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का जो बात है वो 26 सितंबर को सरकार भी मान लेती है। तो एक प्रकार से उस समझौते में 24 सितंबर भी आ सकता है, 26 सितंबर भी आ सकता है। मूलतः वो कब हुआ समझौता, तो 24 सितंबर ज्यादा सही रहेगा। शायद मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि उसमें गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं थे। गांधी जी के, महात्मा गांधी के नहीं थे, गांधी जी के तो थे क्योंकि गांधी जी के बेटे के थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने उस पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, ऐसी कुछ बात हुई थी अपनी। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, कहने का मतलब। अच्छा, एक बात देखो कि जब मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने, कब मनाया था, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्यों? कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो उस समय मुस्लिम लीग का साथ दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने उस मुक्ति दिवस में, लेकिन इन्होंने उसको मुक्ति दिवस के रूप में नहीं मनाया, धन्यवाद दिवस के रूप में। यह बात भी ध्यान रखना कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र देने के विरोध, उसके उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस तो किसने मनाया, मुस्लिम लीग ने। धन्यवाद दिवस किसने मनाया, डॉक्टर अंबेडकर या डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ने, दलित वर्ग ने, डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने तो क्या कहा, मुस्लिम लीग ने तो, कि मुक्ति दिवस अच्छा हुआ, पिछो छूट्यो, वे मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दी योजना। इन्होंने कहा धन्यवाद, अच्छा किया। ठीक है, तो इन्होंने धन्यवाद दिवस मनाया उस दिवस को, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर 1939 की तो बात है ये, याद तो है आपको, शायद ऐसी चर्चा हुई थी अपनी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए मुक्ति दिवस वाले दिन धन्यवाद दिवस मनाया, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में। तो उन्होंने तो मुक्ति दिवस मनाया, इन्होंने धन्यवाद दिवस मनाया, बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा गया है, संविधान के निर्माता हैं, और संविधान सभा में। अच्छा, ये बात आपसे पूछ सकते हैं, देखो गौर से सुनना एक बार। अगर सीधा ये पूछें कि ये संविधान सभा में किस प्रांत से चुनकर आए थे, तब तो आपको बताना है बंबई प्रांत। लेकिन ये सबसे पहले किस प्रांत से चुनकर आए थे, तो बंगाल से, और फिर उसके बाद में ये बंबई प्रांत से चुनकर आए हैं। ठीक है, पहले बंगाल से और फिर उसके बाद में बंबई प्रांत से। तो किस प्रांत के प्रतिनिधि के तौर पर ये संविधान सभा में थे, बंबई प्रांत के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा में थे। यह बात याद रखना है आपको। लेकिन वो सबसे पहले वहां चुनकर गए थे बंबई से पहले, किस प्रांत से, बंगाल प्रांत से। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है इनके संदर्भ में। ठीक है, फिर ये आपको सबको पता है कि ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा में ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और भारत के प्रथम विधि मंत्री, कानून मंत्री भी थे, भारत के पहले विधि मंत्री थे। 1952 में बंबई
प्रांत से यानी बंबई से राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। और अपनी मृत्यु से पूर्व इन्होंने, मृत्यु कब हुई? 1956 में। तो कुछ समय पूर्व, मृत्यु से पूर्व इन्होंने अपने 3 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो यह बात भी ध्यान रखनी है, कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म जाति प्रथा को नहीं मानता। और बौद्ध धर्म ही ग्रहण, क्योंकि इनके पास ऊपर तो सब धर्मों के, ईसाई, इस्लाम सब के आए थे, तो इन्होंने ये कहा कि भाई मूल धर्म को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए उस धर्म से कोई निकली हुई शाखा जो जाति प्रथा को नहीं मानती हो, और जाति प्रथा को बौद्ध धर्म नहीं मानता था, तो इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, तो आप सोचो कि कोई पहला उन विषम परिस्थितियों में कोई ऐसा व्यक्ति निकल कर आए और इस मुकाम तक पहुंचे, और न केवल स्वयं पहुंचे, बड़ी संख्या में लोगों को उस मकाम तक पहुंचाए, तो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं हम इस संदर्भ में। ठीक है, तो ये अपनी बात है। अच्छा, उससे पहले एक बात और, इनको भारत रत्न 1990 में भारत रत्न भी दिया गया था। यह बात भी ध्यान रखनी है कि भारत रत्न कब दिया गया है? 1990 में। यह ध्यान रखना है इनके संदर्भ में। तो मरणोपरांत है। ठीक है, तो ये बात रही अपने डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में, बाबा साहेब के संदर्भ में।